जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं कि यह जो है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 अन्य वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट राष्ट्रपति को प्रारंभ से अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, जहां से उसे राष्ट्रपति संबंधित अन्य 2 वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप राष्ट्रपति को बड़े ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन अर्थात चुनाव है वह किस प्रणाली द्वारा होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में दी हुई है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 में दी गई है। ठीक, अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 55 के अनुसार जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह कैसा होता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होता है। तो दोस्तों ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन अर्थात चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से क्या आशय है हमारा दोस्तों। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से आशय है हमारा दोस्तों, क्या हम राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद बात करें दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में दी हुई है। अनुच्छेद 55 में दी हुई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान कैसा होगा दोस्तों, मतदान गुप्त होगा। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 सिद्धांतों को अपनाया गया है। एक तो है हमारा समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत, जिसे हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहते हैं। और दूसरा है हमारा दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। ठीक, चलिए दोस्तों तो सबसे पहले देखते हैं हम समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत। दोस्तों समरूपता एवं समतुल्यता की सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मत मूल्य के मापन में एकरूपता तथा विभिन्न राज्यों एवं संघ के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता रखी जाएगी, यह सिद्धांत कहता है। तो दोस्तों ऐसा पढ़ने पर हमें क्या है थोड़ा सा कम समझ में आएगा, तो इसको हम दूसरे शब्दों में भी पढ़ सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभाओं सदस्यों के मत मूल्य के निर्धारण के लिए क्या है एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का जो योग है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग के समान होगा। ठीक, तो यह क्या है हमारा समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत है। इसको आइए देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मत मूल्य के मापन में एकरूपता तथा विभिन्न राज्यों एवं संघ के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता रखी जाएगी। ठीक, इसको दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं दोस्तों, जहां से आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य के निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के जो मत मूल्य का योग है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग के क्या होगा समान होगा। ठीक, चलिए दोस्तों आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार विधानसभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों के मत मूल्य गणना निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य की गणना करने के लिए एक यहाँ पर हम फॉर्मूला देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि विधानसभा के किसी एक सदस्य का मत मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसे निकालने के लिए हम राज्य की कुल जनसंख्या को राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है दोस्तों
उसे पुनः 1000 से विभाजित करते हैं। तो ऐसा करने पर जो हमें पुनः भागफल प्राप्त होता है वह है उस राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक बात और है कि पुनः 1000 से विभाजित करने के पश्चात यदि शेषफल 500 या उससे अधिक आता है तो प्राप्त भागफल में हम क्या करते हैं, एक और जोड़ देते हैं, और 500 से कम आता है तो हम कुछ नहीं जोड़ते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कि किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है उसे पुनः 1000 से विभाजित करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमें उस राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम किसी राज्य की विधानसभा के किसी एक सदस्य के मत मूल्य को जानने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है, तथा प्राप्त भागफल को पुनः किससे विभाजित किया जाता है, 1000 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल उस राज्य विशेष के किसी एक निर्वाचित सदस्य का क्या होगा, मत मूल्य होगा। ठीक, चलिए यहाँ पर और देख लेते हैं थोड़ा सा हम दोस्तों। किंतु यदि विभाजन के पश्चात शेषफल 500 या उससे अधिक आता है तो हम क्या करते हैं, उक्त भागफल में एक जोड़ देते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, एक सदस्य का मत मूल्य निकाल लिया हमने। यदि हमें उस राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों किसी राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य जानने के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य की मत मूल्य से गुणा किया जाता है, तो हमें उस राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में जनसंख्या से क्या तात्पर्य है हमारा दोस्तों, तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनसंख्या से तात्पर्य हमारा 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। ठीक, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या से तात्पर्य हमारा 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। और दोस्तों 1971 की जनगणना को कब तक अभिनिश्चित किया गया है, तो दोस्तों 1971 की जनगणना को राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2026 तक अभिनिश्चित किया गया है। ठीक, इसके लिए एक संविधान संशोधन भी किया गया था। तो दोस्तों 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया था कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया हमारा विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, संसद सदस्यों के मत मूल्य की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो दोस्तों संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए हम सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसे किससे विभाजित कर देते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित कर देते हैं। तो जो हमारा भागफल प्राप्त होता है और वह क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे संसद के एक सदस्य का मत मूल्य हो जाता है। संसद अर्थात हमारा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो आइए इसे देख लेते हैं कि संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य का मत मूल्य जानने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य को जोड़कर उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से क्या कर दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार संसद के एक सदस्य का मत मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा समरूपता या समतुल्यता का सिद्धांत। इसके बाद देखें दोस्तों हम इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों हमारा दूसरा सिद्धांत जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो दोस्तों जो मतदाता है वह क्या करेगा, जितने प्रत्याशी हैं उतने ही मत देगा, लेकिन वो प्रत्येक मत क्या करेगा, वरीयता क्रम में देगा।
आइए समझते हैं इस सिद्धांत को। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम में देगा जितने प्रत्याशी हैं, अर्थात प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत देगा, लेकिन कैसा देगा? वरीयता क्रम में देगा। ठीक, एक मतदाता है, यदि 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो वह एक मतदाता 3 मत देगा, लेकिन वो कैसे देगा? वरीयता क्रम में देगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। यदि कुल 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता तीनों प्रत्याशियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वरीयता क्रम के अनुसार अपना मत देगा। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझने वाले हैं दोस्तों हम आगे। चलिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मतगणना की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उस प्रक्रिया में दोस्तों सफल किसे घोषित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों का आधे से कम एक मत अधिक लाता है, उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूनतम कोटा कहा जाता है। ठीक, तो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों के आधे से कम एक मत अधिक, अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। इसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। ठीक, न्यूनतम कोटा को दोस्तों हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। न्यूनतम कोटा बराबर दोस्तों कुल पड़े वैध मत को हम 2 से विभाजित कर दें तो कितना निकल आएगा दोस्तों? हमारे आधे मत निकल आएंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूनतम कोटा। ठीक, आइए दोस्तों मतगणना को समझते हैं। तो दोस्तों मतगणना में क्या होता है? सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। ठीक, यदि प्रथम वरीयता के मतों की गणना में कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा अर्थात आधे से 1 मत अधिक प्राप्त कर लेता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। और यदि दोस्तों कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर हम क्या करते हैं? द्वितीय चक्र की मतगणना प्रारंभ करते हैं। और इसमें क्या करते हैं? इसमें उन प्रत्याशियों में से सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को क्या करते हैं? स्पर्धा से बाहर कर देते हैं। और उसको जो मत मिले हैं, बाहर करने वाले प्रत्याशियों को जो मत मिले हैं उसमें हम द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करते हैं और उसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ देते हैं। ठीक, तो यदि दोस्तों ऐसा करने पर द्वितीय चक्र की गणना हमारी पूरी हो जाती है तो तब भी कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो यह प्रक्रिया हम दोस्तों पुनः दोहराते हैं। और तब तक दोहराते हैं जब तक कि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। ठीक, कब तक करते हैं? जब तक कि कोई भी प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि मतगणना के समय सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। ठीक, आगे दोस्तों इसको उदाहरण के माध्यम से भी हम समझने वाले हैं। ठीक, तो यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। प्रथम वरीयता या पहले चक्र की गणना में कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों, यदि कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो फिर हम क्या करते हैं? द्वितीय चक्र की मतगणना प्रारंभ करते हैं और इसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को स्पर्धा से बाहर कर देते हैं और उसके मतपत्रों के द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है तथा उसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, यदि द्वितीय चक्र की गणना के बाद भी कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उक्त प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है और तब तक चलती है जब तक कि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। ठीक, आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि माना कि राष्ट्रपति चुनाव में ABCD कुल 4 उम्मीदवार हैं। ठीक, कुल प्राप्त वैध मत कितने हैं दोस्तों? हमारे 5000 हैं। तो दोस्तों 5000 का आधा कितना हुआ? 2500। तो इस प्रकार हम न्यूनतम कोटा निर्धारित कर सकते हैं 2501 आधे से 1 अधिक। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कि माना कि प्रथम वरीयता में
प्रथम वरीयता में ए, बी, सी तथा डी को क्रमशः 1900, 1400, 1000 तथा 700 मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या किसी ने न्यूनतम कोटा प्राप्त किया? तो दोस्तों यहाँ पर किसी ने न्यूनतम कोटा अर्थात 2501 मत प्राप्त नहीं किए। ठीक, तो यहाँ पर देखें दोस्तों सबसे कम मत किसे प्राप्त हुए हैं? तो सबसे कम मत दोस्तों डी को प्राप्त हुए हैं। तो इसे क्या कर देंगे? स्पर्धा से बाहर कर देंगे और इसके 700 मतपत्रों में हम द्वितीय वरीयता के मतों की गणना करेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखें, यहाँ किसी भी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, अतः सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी डी को स्पर्धा से बाहर करके उसके द्वारा प्राप्त 700 मतपत्रों में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम कि माना कि 700 मतपत्रों में द्वितीय वरीयता पर ए को कितने मिल गए दोस्तों? 700 में से 100, बी को कितने प्राप्त हो गए? 200 और सी को कितने प्राप्त हो गए? 400 मत प्राप्त हो गए। तो इसे दोस्तों इन तीनों के प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ने पर ए को कितने मिले थे दोस्तों? 1800 मत प्राप्त मिले थे प्रथम वरीयता में, 200 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 2000। ऐसे ही बी की बात करें दोस्तों, बी को कितने मिले थे? 1400, उसमें 200 जोड़ दें, यहाँ पर 100 जोड़ना था ये में। बी को कितने मिले थे? 1400, 1400 में यहाँ पर हम 200 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे उसके मत? 1600। ऐसे ही सी की बात करें, सी को कितने मिले थे प्रथम वरीयता में दोस्तों? कितने मिले थे? 1000 मत मिले थे, उसमें 400 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1400। ठीक, इस प्रकार हम देखें दोस्तों द्वितीय वरीयता में भी किसी उम्मीदवार ने न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? तृतीय चक्र की मतगणना करेंगे। तृतीय चक्र की मतगणना करेंगे तो यहाँ पर सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी कौन है दोस्तों? सी है। इसको क्या कर देंगे? स्पर्धा से बाहर कर देंगे और इसके द्वारा प्राप्त जो मत हैं उसमें हम क्या करेंगे? तृतीय वरीयता के मतों की गणना करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि अब क्या करेंगे हम? तृतीय चक्र की मतगणना की जाएगी जिसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सी को स्पर्धा से बाहर कर उसके द्वारा प्राप्त 1400 मतपत्रों में तृतीय वरीयता के मतों की गणना कर उसे ए और बी के कुल मतों में जोड़ दिया जाएगा। ए तथा बी के कुल मतों में क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि माना कि सी के 1400 मतों में तृतीय वरीयता पर ए को 400 तथा बी को 1000 मत प्राप्त हुए। तो तृतीय चक्र की गणना के बाद ए के मतों में जोड़ दें तो उसके मत कुल कितने हो जाएंगे? 2400 हो जाएंगे और बी को प्राप्त कुल मत कितने हो जाएंगे? 2600 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ए ने तो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं किया है लेकिन बी ने न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लिया है अर्थात 2501 से अधिक मत प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों बी को सफल घोषित कर सकते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ बी को न्यूनतम कोटा से अधिक मत प्राप्त हो गया है अर्थात बी क्या बन गया दोस्तों? हमारा राष्ट्रपति बन गया है। ठीक, तो उसे हम सफल घोषित कर सकते हैं या उसे सफल घोषित किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों ए को प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र की गणना में बी से अधिक मत प्राप्त हुए थे लेकिन उसे दोस्तों तृतीय चक्र की मतगणना में बी से कम मत प्राप्त हो गए और दोस्तों बी को इतने मत प्राप्त हो गए तृतीय चक्र की गणना में कि उसने न्यूनतम कोटा से अधिक मत प्राप्त कर लिया जिसके कारण वह क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यदि दोस्तों आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद जो है राष्ट्रपति को हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं।